के लिए, और इसमें आप सबका बहुत सहयोग रहा। इसके लिए आपका धन्यवाद। इस दौरान हमने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग बिटिया को खो दिया। जैसा आप कहते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, माँ बाप का और परिवार का जो दुख है वो हम सब समझते हैं, और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। परसों रात, जैसा कि आप जानते हैं, वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया। और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। और इस केस के बारे में आपको पता है कि जो पहला पोस्टमार्टम है वो भिवानी में बोर्ड के माध्यम से करवाया गया था, और उसके बाद एहतियातन एक और पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक, जो हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है स्टेट में, तो वहाँ से सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर्स ने कुछ सैंपल लिए और वो सैंपल्स से उन्होंने हिदायतें दी कि कुछ टेस्ट करवाए जाएं ताकि वो ओपिनियन अपनी दे सकें। वो सारे टेस्ट हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब जो मधुबन में और रोहतक में है, राष्ट्रीय स्तर की लैब्स हैं, तो उनमें वो टेस्ट करवाए गए और सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई। उसके बाद पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर ने एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका एक बोर्ड बनाया और वो गठित करके वो सारी रिपोर्ट्स उनके सामने रखी गई, और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पे उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि पीजीआई रोहतक में हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसी ही परसों रात डिमांड आई, उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगी। तो इस प्रकरण में बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी जो इलाके के, भिवानी जिले के सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए, जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, तो उन सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें, और ये इस तरीके के लोग पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं सुर्खियां बटोरने के लिए, और एक अपने पॉपुलिज्म की वजह से, तो इनको चिन्हित करना जरूरी है, और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन जरूरी है इनके विरुद्ध लिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के लोग पूरे लोकतंत्र पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, और हम जो, जैसा
आपको पता है कि कुछ पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन हुआ, वो किसी इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ। वो एक परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और जांच आगे बढ़ेगी और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए साहब, जब ये सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक। ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो दो चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा कि 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फॉरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही हमारी विसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, उसी दिन बोर्ड बन गया और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया। ऐसा है कि ये जो एक प्रोटोकॉल है हमने अपना बनाया 2005-06 के आसपास के जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनमें हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे एफआईआर की जाती है। अगर आप पूरे देश को देखें तो वहाँ पे सिर्फ रोजनामचे में एक एंट्री कर दी जाती है, डीडी एंट्री जिसको कहते हैं। और इसमें अगर प्राइम इन इंडिया जो एनसीआरबी जो इसको पब्लिश करती है हर साल, अगर आप उसमें वो टेबल देखेंगे तालिका, तो आप पाएंगे कि 80% केस मिसिंग पर्सन के हरियाणा में ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में जो मिसिंग हुए हैं वो केवल हरियाणा में हुए हैं, होते सब जगह है, वहाँ पे एफआईआर नहीं होती, हम एफआईआर करते हैं। तो एफआईआर जो करते हैं वो जो धारा है उसकी 346 आईपीसी होती थी पहले, अब जो भी 127 या नए कानून में जो है 127(6), तो उसके तहत वो एफआईआर कर दी गई थी पहले ही दिन। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें कोई डिले नहीं है। ऐसा कि वो अब निष्कर्ष पे पहुंचना, मैं आप यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टेज पर कुछ भी कहना उचित नहीं है, इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ें। और सीबीआई का हम तुरंत केस बना के भेज रहे हैं, और एक प्रक्रिया है वो जैसी पूरी हो जाएगी उसमें केंद्र सरकार को भी एक नोटिफिकेशन करनी होती है, 2 नोटिफिकेशन होती है, एक पहले राज्य सरकार करती है और उसके बाद केंद्र सरकार करती है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हाँ जी। अंतिम ये केस जो बिगड़ा था, यहाँ से बिगड़ा था, पुलिस का जवाब जब हरियाणा पुलिस का टॉप जो बहुत सॉवर है, क्या वो नीचे वाले पुलिस कर्मियों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि लोगों के साथ इस तरह का बिहेवियर करें, ये हालात इसमें ना। हाँ, इसमें क्योंकि वो जो बात आई, जब ये बात आई कि कोई व्यवहार ठीक नहीं था, तो उस पर तुरंत उसका संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई है वो आरंभ कर दी गई। और जहाँ तक इसमें जो 112 की बात आती है, 112 की हर कॉल रिकॉर्ड होती है, इसमें भी जो कॉल आई उनकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी। तो मैं कहूँगा एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाद में आप सबको शेयर करेंगे। और मैंने पाया कि जो 112 में जो इनिशियल रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। उसको ये चंडीगढ़ का, तो उनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है, और यहाँ भी वही ट्रेनिंग हम अपने जितने भी ईआरवी का स्टाफ है, जितने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, इन पे जो लोग पोस्ट किए जाते हैं उनको भी वही ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर हाँ अब क्योंकि ये आरोप था और पीड़ित परिवार की तरफ से था, तो उस पर हमने पूरी उसको ध्यान देते हुए, तवज्जो देते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसमें जो भी उसका नतीजा निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अभी मेरे को हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि हम इनका नाम और इनके गैंग्स का नाम कभी भी प्रचारित ना करें।
मैं अपने मुंह से कभी इनका नाम नहीं लेता, ना लूंगा। और ये अगर हम सब फैसला कर लें और अगर मीडिया इसमें हमारी बात, इस छोटी सी रिक्वेस्ट को मान ले, तो ये इनकी गतिविधियां 80% खत्म हो जाएंगी। विपक्ष लगातार एक बात जोर दे रहा है कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, बतौर डीजीपी आप क्या मानते हैं सर हरियाणा? हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हमने इस पे वैसे तो हर अपराध गंभीर होता है, आप जानते हैं, और आंकड़ों से अपराध का आकलन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, पर जब बातें तुलनात्मक की जाएं तो फिर और कोई चारा भी नहीं होता। तो अगर तुलना करते हैं हम, तो वो पिछले 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हर साल हमारा 20-30% ऐसे हेड्स हैं जहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के, जैसे रेप का एक हेड है और मोलेस्टेशन है, किडनैपिंग और एब्डक्शन का एक हेड होता है, डाउरी डेथ है, तो ये 3-4 हेड होते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन के। एक वो जो डाउरी से रिलेटेड जो धाराएं हैं, जो हस्बैंड वाइफ वाली, वो उसको हम क्राइम अगेंस्ट घरेलू हिंसा, वो एक अलग चीज है, वो पारिवारिक मामले होते हैं। बाकी जितने हेड हैं उनमें पिछले साल, उससे पिछले साल की जो कंपैरिजन में 20-30% की कमी आई, और इस साल फिर हम 25% और नीचे हैं। तो और ये ऐसे अपराध हैं जो आप जानते हैं कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आज की तारीख में ये आपको भी पता है कि रेप के कोई भी एलिगेशन आएगा तो तुरंत एफआईआर सब जगह दर्ज की जाती है, क्योंकि एफआईआर ना करना अपने आप में एक अपराध है। नशाखोरी की बात जहाँ तक करते हैं, हमने जो इसमें तो एक एक्शन प्लान बनाई और हमें ये समझ में आया कि हम गांव को एक यूनिट मान लें, गांव को और वार्ड को शहरी क्षेत्रों में, और इनमें प्रयास करें डोर टू डोर जाके कि जो लोग नशे का शिकार हो गए इनको चिन्हित करके इनका इलाज शुरू कराएं, और अगर कोई बेचता मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इसको हमने हमने एक पैमाने बनाए और अपने लोगों को लास्ट ईयर मैंने कहा, सभी अधिकारियों को, कि हम गांवों को और वार्डों को नशा मुक्त बनाएं। और जी हाँ, वो सप्लाई चेन के लिए तो जो हमारा पुलिस हर साल काम करती है, करीब 5,500 लोग हर साल गिरफ्तार होते हैं हरियाणा में, करीब 3700-3800 एफआईआर होती हैं एनडीपीएस एक्ट में। तो ये 5,500 में करीब 1,000 लोग हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस में गिरफ्तार किए जाते हैं। और कमर्शियल क्वांटिटी में जो गिरफ्तार होता है एनडीपीएस एक्ट में, उसमें आपको पता है कि 2 साल से पहले जमानत नहीं होती। तो करीब इन 1000 आदमियों को जब 2 साल, एक आदमी 2000 साल की सजा तो आपने शुरू में दे दी। तो वो जो सप्लाई साइड के, जैसा आपने पूछा था, तो सप्लाई साइड पे तो ये कार्रवाई चल रही है कई साल से, लेकिन प्रॉब्लम को सही तरीके से अगर हल करना है, हमें डिमांड साइड को भी देखना होगा। तो डिमांड को हम कैसे कम करें, और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसके चंगुल में फंस चुके हैं, उनको आइडेंटिफाई करके, उन परिवारों को काउंसलिंग करके, उनके साथ खड़े होकर के इन बच्चों का इलाज किसी तरीके से हम कराएं, डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाएं, या ओपीडी आजकल हमारे सब अस्पतालों में है, डी एडिक्शन सेंटर्स में भी है। तो ओपीडी से ही काफी लोगों को फर्क पड़ जाता है और कुछ लोग काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। तो ये प्रयास हमारा चल रहा है सभी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, और यहाँ पे भी दादरी में काफी अच्छा काम हुआ, भिवानी में भी पीछे शुरू किया गया है। तो इसको हमने हर जिले में टीम बना रखी है जो डोर टू डोर जाएंगी, गाँवों को, एक एक गाँव को लेकर के डोर टू डोर जाके ये काम करेंगे। तो इसमें हमें कामयाबी कुछ हद तक मिली है, और हमारे अधिकारियों ने करीब 4,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो उन्होंने नशा मुक्त अपनी तरफ से घोषित किए। जरूरी नहीं कि वो सारे आज की तारीख में नशा मुक्त हो गए हों, पर अगर 70% भी हो गए तो वो भी एक अचीवमेंट है। और टारगेट हमारा ये है कि हम इसको 70% पे इस साल के अंत तक लेके जाएं। और जो पिछले 4,000 गांव हैं उनमें अगर कोई छूट गया, कोई ऐसा गांव है जहां अभी भी बच्चे हैं जो नशा करते हैं, तो उनकी रीवेरिफिकेशन का एक मुहिम अभी पिछले 2 महीने पहले शुरू की, एक्स्ट्रा टीमें बनाई गई हैं और उनमें रीवेरीफाई कर रहे हैं, हर डोर टू डोर जाकर के ये देख रहे हैं कि कुछ कोई और, कई बार क्या होता है कुछ लोग रिलैप्स कर जाते हैं, कुछ नए लोग नशा शुरू कर देते हैं, कुछ नए लोग आके नशा बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ों का फिर से एक बार रीअसेसमेंट हो जाएगी, एक दोबारा से एफर्ट हो जाएगी, और प्रयास ये है कि हम इसको संख्या को, जो 4,000 की संख्या है, इस साल के अंत तक 5,000 से बढ़ा के 70% हम लेके जाएं, और बचे हुए 30% फिर अगले साल देखेंगे। एक जो मुद्दा है वो है हमारे फार्मासिस्ट, जो ये दवा की दुकानें हैं, यहाँ से कुछ ऐसी टेबलेट्स हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं।